हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और पढ़ा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, क्या चीज है फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको प्लांट्स या तो एटमॉस्फेयर से और या फिर जो है वो अपने रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सनलाइट है और सनलाइट के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है उसके लीव्स का, उसके जो जो ट्विंग्स हैं, जो टहनियां हैं, इन सब का जो कलर होता है वो ग्रीन अगर है तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि एक्सपेरिमेंटली कैसे हम प्रूव करेंगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने ये चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि सनलाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो सेकंड थिंग है क्लोरोफिल। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक होता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करें। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसेस करना है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग होता है। तो इस चीज को हम लोग जाने इससे पहले एक चीज हम लोगों को जाननी है, वो ये कि वैरीगेटेड लीव्स क्या होता है। हम लोगों को जानना है कि वैरीगेटेड लीव्स किसे कहते हैं। वैरीगेटेड लीव्स क्या चीज होती है वैरीगेटेड लीव्स, क्योंकि आज हम लोग जो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें वैरीगेटेड लीव्स को लेकर के काम करते हैं। तो वैरीगेटेड लीव्स क्या होता है। वैरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जो पार्शियली ग्रीन कलर की होती हैं और पार्शियली व्हाइट होता है। जैसे मान लो कि एक लीव है हमारे पास इस तरह से और ये लीव जो है वो ऊपर की तरफ कैसा है, ग्रीन कलर है। ये ऊपर का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन है, लेकिन इसके नीचे वाला जो कलर है ये व्हाइट है। तो अगर कोई ऐसी लीव्स है जो ऊपर से ग्रीन है और नीचे से व्हाइट है, तो इस तरह की लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैरीगेटेड लीव्स कहते हैं। तो द लीव्स which are partially green and partially white। partially green होता है और partially कैसा होता है, white होता है, is called variegated leaves। is called variegated leaves। तो ऐसी लीव्स जो पार्शियली ग्रीन होगी और पार्शियली कैसी होगी, व्हाइट होगी, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैरीगेटेड लीव्स। तो अब एक वैरीगेटेड लीव्स ले लेते हैं। वैरीगेटेड लीव्स कैसे ले लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसके अंदर ऐसा पौधा लगा हुआ हो जो जिसकी लीव्स जो हैं वो वैरीगेटेड हो। तो ऐसे कौन से पौधे हो सकते हैं जिनका लीव्स जो है वो वैरीगेटेड है। तो मान लेते हैं सच एज प्रोटॉन। प्रोटॉन एक
पौधा है जिसमें वैरीगेटेड लीव्स पाई जाती हैं। इसी के साथ कोलस, ये भी एक ऐसा पौधा है जिसमें वैरीगेटेड लीव्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि टेक ए पॉटेड प्लांट, एक हमने पॉटेड प्लांट लिया। सबसे पहला एक ऐसा पौधा लेंगे जो गमले के अंदर लगा हुआ हो, और उस पौधे को हम लोग करें क्या, उसको अंधेरे कमरे में रखना है ताकि उसका डिस्टार्चिफिकेशन हो सके। तो अगला स्टेप क्या होगा, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड कीप इट in dark room for the destarchification. इसको हम लोग अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि इसका डिस्टार्चिफिकेशन हो जाए। ये चीज हम लोगों ने सनलाइट वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। तो जब डिस्टार्चिफिकेशन हो जाएगा, यानी जितना स्टोर्ड स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर। तो जब स्टोर्ड स्टार्च खत्म हो जाएगा तो फिर हम उसको ये करके देख सकते हैं कि जो बचा हुआ है उसमें क्लोरोफिल है या नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्लांट्स को हमने क्या किया, डिस्टार्चिफाइड किया। और जब डिस्टार्च हो गया तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें, डिस्टार्च होने के बाद हम लोग पॉटेड प्लांट्स को डार्क प्लेस से निकाल देते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं ब्राइट लाइट में फॉर डिस्टार्चिफिकेशन। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन बाद, टेक द potted plant in bright sunlight। इसको हम लोग ले आते हैं कहां पे, ब्राइट सनलाइट, एकदम धूप वाली जगह पे रख देंगे। और फिर 2-3 दिन रखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, प्लक द वैरीगेटेड लीव्स, प्लक द वैरीगेटेड लीव्स को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और क्या करेंगे, वैरीगेटेड लीव्स को तोड़ करके हम इसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको रिमूव करेंगे, यानी जो क्लोरोफिल इसके अंदर है उसको रिमूव करेंगे। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि प्लक द वैरीगेटेड लीव्स एंड बॉयल इट इन अल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। तो अभी जो ग्रीन साइड का जो क्लोरोफिल होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट साइड के अंदर जो क्लोरोफिल था ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा तो जो लीव्स होगी वो डीकलराइज हो जाती है। द लीव डीकलराइज, लीव्स जो है वो डीकलराइज हो जाएगी। अब क्या करें, वॉश द डीकलराइज्ड लीव, वॉश द डीकलराइज्ड लीव इन वाटर। इसको हम लोग वाटर में धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ क्लोरोफिल होता है वो भी पानी के साथ धोने से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब क्या करें, तो सिंपल सी चीज है, पोर few drops of iodine solution, pour few drops of iodine solution, कुछ बूंदे जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन की गिराते हैं ओवर द कलरलेस लीव्स। जो कलरलेस लीव्स है उस साइड में हमने कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दी। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखते हैं कि जो लीव का कलर है वो चेंज होता है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि लीव का जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो few drops of iodine solution डालने के बाद जो कलरलेस लीव्स होती है वो
colorless leaves do not change into blue black color। जो कलरलेस लीव्स होगी वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट पोर्शन है वेरीगेटेड लीव्स का, वहां क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। वो फूड अपना नहीं बना सकते हैं। तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोग दूसरी चीज देखेंगे, दूसरा एक और एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, एक टहनी लेते हैं जिसके अंदर लीव्स लगी हुई हो, पॉटेड प्लांट लेंगे, और एक ऐसी टहनी जिसके अंदर क्या लगा हुआ हो, लीव्स लगा हुआ हो। अभी इस लीव्स को हम क्या करेंगे, इस लीव्स को मोड़ करके हम लोग एक जार के अंदर, एक जार लेंगे, जार इस तरह से एक जार होगा, और इस जार के अंदर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं। सवाल ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों भरे यहाँ पे, और जो इसका जो कॉर्क होता है उस कॉर्क के बीच में एक स्केल लगा देते हैं, छोटा सा चीरा लगा देते हैं, जिसके थ्रू लीव्स को हम लोग इसमें पास करा देते हैं। अभी KOH का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अगर हम लोग रख देंगे इसको, तो कुछ दिनों तक ऐसे रहने दिया जाए इसको, उसके बाद इसकी लीव्स को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इसकी लीव्स को जब हम लोग तोड़ के अलग कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम लोग क्या करें, आयोडीन का सॉल्यूशन गिराएंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन गिरा करके इसके ऊपर देखेंगे, तो जितना पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ था, ये जितना पोर्शन इस जार से बाहर था, इतना पोर्शन ब्लू ब्लैक होता है, ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। लेकिन जितना जार के अंदर था, ये जार के अंदर वाला ब्लू ब्लैक नहीं होता है, नो ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता। इसका मतलब जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड मिली वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से भी क्लियर हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्लांट्स अपना भोजन जो है वो सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाते हैं। अब इन चीजों में अगर हम लोग देखें तो रॉ मटेरियल्स कौन-कौन से हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन-कौन से होते हैं, तो देखो केवल 2 चीजें ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज की जाती हैं। वो पहली चीज है, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज जो है वो है वाटर। ये दोनों रॉ मटेरियल होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो 2 रॉ मटेरियल है, पहला है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या चीज है, वाटर है। अब सवाल ये है कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, यानी हाउ द प्लांट्स obtained कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे को ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहां से है। तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा
होगा कि प्लांट के लीव्स में चाहे वो अपर सरफेस हो या फिर लोअर सरफेस हो, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और ये पोर्स जो हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो these stomata are responsible for the gaseous exchange। गैसेस एक्सचेंज के लिए ये स्टोमेटा रिस्पांसिबल होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के अंदर इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीव्स के अंदर ही पौधों के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीव्स के अंदर होता है, तो लीव्स के सरफेस पर ही ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसलिए स्टोमेटा जो है वो हेल्प करते हैं किसके लिए? टू पास द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराने के लिए। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ tiny pores, there are large number of tiny pores called stomata, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑन द surface of the leaves, on the surface of the leaves of plants। बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये कहां होते हैं? लीव्स के सरफेस पर होते हैं। तो these stomata is responsible for the gaseous exchange। ये स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O बनता क्या है? C6H12O6 plus 6O2 in the presence of chlorophyll and sunlight। ये रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन निकलता है इस प्रोसेस के दौरान। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन को स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। और ये प्रोसेस यानी इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन, both processes takes place through the stomata which are present at the surface of leaves, जो पत्तियों के सरफेस पर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा होता कैसे है? तो देखो स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं, इस तरह से, ऐसे किडनी के आकार की ऐसे शेल्स होंगी इस तरह से, और इसके ऊपर जो है वो एपिथेलियल सेल्स होती है इस तरह से, ऐसे एपिथेलियल सेल्स होगी, ये एपिथेलियल सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स, ये भी गार्ड सेल्स है, जबकि ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स, और ये है स्टोमा। अब ये जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, इन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है that is regulated by the hydrostatic pressure। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा, यानी जो जल का दबाव होता है उसके द्वारा ये रेगुलेटेड होते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये स्टोमेटा जो होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम में खुले होते हैं, और जैसे ही इवनिंग आती है, जैसे ही सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी थियोरीज आती हैं, तो अभी आपको उनका डिटेल नहीं जाना है। अभी तो केवल आपको ये जानना है कि ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which regulates the guard cells, the stomata's opening and closing manage। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा मैनेज होती है। अब इसके बाद बहुत सारे और जो थियरीज हैं वो चीज आप लोग और बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे।
उनको आपको बताया जाएगा और बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग की कौन कौन सी थियरी है, कौन कौन से ऐसे प्रेशर हैं जो उसके ऊपर गार्ड शेल्स पे अप्लाई होते हैं ताकि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट हो सके। तो सबसे पहली चीज जो थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है ये चीज हम लोगों ने देखा कि प्लांट लीव्स के ऊपर जो है वो क्या पाई जाती है, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर करती है लीव्स के अंदर। दूसरी चीज जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर, हाउ द प्लांट्स obtained water। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, जल इसको कहां से मिलता है, कैसे मिलता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पौधों के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरा किया जाता है। रूट्स टिप जो होती है वो जो सॉइल के अंदर जो कैपिलरीज वाटर है उस कैपिलरीज वाटर को ये ऑस्मोसिस के थ्रू शक करती है और यही वाटर जाइलम के द्वारा वो प्लांट की लीव्स तक या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरा हो जाती है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। रूट्स के द्वारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, the water required by the plants, the water required by the plants for photosynthesis, is absorbed by the roots of the plant। प्लांट के रूट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके साथ साथ पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, भोजन बनाने के लिए और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो प्लांट की रूट्स जो हैं वो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को इसी वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी वाटर के साथ वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो घुल करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और प्लांट की रूट्स जो है वो इन सॉल्यूशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बहुत सारे मटेरियल जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है, तो ये सारी चीजें जो है वो प्लांट्स जो है वो इसी वाटर के थ्रू सॉल्यूशन के रूप में ले लेता है। तो some other materials like nitrogen, phosphorus, magnesium, iron, etc. taken by the plants in the form of solution through the रूट्स के द्वारा। रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उस वाटर के अंदर ये और भी मटेरियल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। तो इन डिसॉल्व मटेरियल्स को ये प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो प्लांट तक वाटर के साथ साथ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट्स क्या है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट लीव्स में होता है, लेकिन प्लांट लीव्स में कहां फोटोसिंथेसिस होती है। तो
प्लांट लीव्स के अंदर कहां पे जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो साइट है प्लांट लीव्स में वो क्लोरोप्लास्ट में है। अभी अगर हम लोग किसी भी लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ट्रांसफर सेक्शन देख करके हमें लगेगा कि जो फोटोसिंथेसिस का रीजन है वो वहां पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और बहुत सारी स्पॉन्जी शेल्स पाई जाती हैं। इन स्पॉन्जी शेल्स के बीच में गैप होते हैं जिनको एयर सैक कहते हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित रहती है। तो इन सबको मिला करके जो जो फोटोसिंथेसिस का रीजन बनता है उनको हम लोग मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स present in the leaves of plant is the sites of photosynthesis, जो मेसोफिल सेल्स होती हैं जो लीव्स के अंदर पाई जाती हैं प्लांट के, वही फोटोसिंथेसिस की साइट्स हैं। तो अगर हम लोग किसी भी लीव का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो कैसे ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, देखो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होगी ये इस तरह से ऊपर की लेयर, इसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल की एक लेयर होती है, इस तरह से ये क्यूटिकल की लेयर होगी, और इसके नीचे जो होता है ये इस तरह से इस तरह से एक लेयर और सेल्स की होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलिसेड लेयर कहते हैं। ये पैलिसेड लेयर्स कहलाती है। इसके अंदर ये वैक्यूल्स होंगे, ऐसे वैक्यूल्स होते हैं और ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये पैलिसेड लेयर कहलाती है। अब इसी पैलिसेड लेयर के नीचे जो है वो मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसके नीचे एक स्पॉन्जी सेल की लेयर होगी। ये सेल्स जो होती हैं वो स्पॉन्जी होती हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये इस तरह से ऐसे इस तरह से ये स्पॉन्जी शेल्स की लेयर होंगी। और बीच बीच में जो गैप होता है ये एयर ट्रैक है। यहाँ पे ये आकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एकत्रित रहती है। ये एयर ट्रैक्स होते हैं, ये स्पॉन्जी शेल्स हैं ये। और फिर इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे फिर लोअर एपिडर्मिस होती है। ये इस तरह से और यहाँ पे ये क्यूटिकल लगा हुआ, यहाँ पे स्टोमेटा, इस तरह से ऐसे स्टोमेटा रहता है। ये स्टोमेटा कोर है। तो ये क्या हो गया, ये क्यूटिकल जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, क्यूटिन नाम के सब्सटेंस से बना होता है। और ये आउटर एपिडर्मिस, ये आउटर एपिडर्मिस हो गई, या फिर इसी को हम लोग अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। उसके नीचे जो है ये पैलिसेड सेल्स है, पैलिसेड सेल्स। और ये क्या है, ये स्पॉन्जी सेल्स है, स्पॉन्जी सेल्स। ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, लोअर एपिडर्मिस, और ये क्यूटिकल है। यहां पे ये क्या चीज है, ये स्टोमा। इसी के थ्रू ये जो खाली जगह है ये क्या है, ये एयर सैक है,
ये एयर सैक है जहां पे इस स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है वो यहीं जाकर के क्या होती है, एकत्रित रहती है। अब ये जो सेल्स है ये क्लोरोप्लास्ट है। इतने को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मीसोफिल सेल्स। ये मीसोफिल सेल्स है। तो अगर किसी भी प्लांट के लीव्स का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें ये जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस का साइट्स जो है वो यही है, और इन सबको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं कि ये मीसोफिल सेल्स है। तो प्लांट लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है, मीसोफिल सेल्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए थी कि प्लांट्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है, फूड फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, जंतुओं के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग मल्टीसेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो कितने स्टेप में होता है, तो 5 स्टेप्स में होता है, और इन 5 स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए, इनको रिपीट करिए, और इनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर